नमस्ते दोस्तों, मैं राजकुमार अपने यूट्यूब चैनल लॉ सेमेस्टर सारथी में स्वागत करता हूं। जिन स्टूडेंट या जिन विद्यार्थियों का कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, जो 6 सेमेस्टर कल एग्जाम देने वाले हैं, बीए एलएलबी के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो कल एग्जाम देने वाले हैं, उनका कोई भी तैयारी नहीं हुई, उनकी तैयारी को विशेष ध्यान देते हुए हम कुछ क्वेश्चन को एकत्रित किए हैं जो उन्हें बैक होने से बचा लेंगे। अगर इन्हें तैयार कर लेते हो तो 100% हमारी गारंटी है कि वो उनका बैक नहीं लगेगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो सिलेबस है उसे हम पूरा लिए हैं। अगर जो नया सिलेबस है उससे क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए इसी को ध्यान देते हुए हम चलते हैं। टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए ये मैराथन क्लास ला रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, इतने में आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। आपको यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जो इतना इजी लैंग्वेज में बीएनएस को समझा सके। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। गैर इरादतन हत्या, भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में इसे बताया गया है। क्या 100 में बताया गया है कि गैर इरादतन हत्या क्या होती है? बिना इरादा की किया गया हत्या, न उसका इंटेंशन यानी हाथ से न हो, जो अपराधी हो उसका यह आशय ना हो कि तुम्हें मारने का, पर उसका आशय था तुम्हें कुछ गंभीर चोट पहुंचाने का। गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से किया गया अपराध, ना गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से जब वो अपराध कर रहा था तो उसमें जान जाने की संभावना थी, ना जान जा सकता था, ऐसा ज्ञान उसके पास था। जो ज्ञान उसके पास था, ऐसा ज्ञान था कि इसमें उसकी जान जा सकती है। इस प्रकार का अपराध करता है, और जब वो व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी जान चली जाती है। जब वो जान जाती है तो हत्या क्या कहलाएगी? गैर इरादतन हत्या, यानी हत्या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब जान से मारने का कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं था। उससे उसका इरादा बस इतना था कि उसे चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया अपराध था। पर वो जाकर उसे यह ज्ञान था कि अगर हम मार रहे हैं किसी को जिसमें उसकी जान जा सकती है, इसका ज्ञान था, पर उसका इंटेंशन नहीं था, इसलिए इसे गैर इरादतन हत्या माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए कि एक गड्ढे के ऊपर लाठी रख कर, ना एक गड्ढे के ऊपर लाठी रख कर उस पर कुछ घास डाल दिया गया, और वो व्यक्ति का इंतजार किया गया जिसे हम चोट पहुंचाना चाहते हैं। वो व्यक्ति आया, ना वो व्यक्ति आया, वो उस गड्ढे में गिर गया, उसकी जान चली गई। पर यह बात उसे पता थी, किसे? हमें। जब हम गड्ढे के ऊपर लाठी बिछाकर और उसके ऊपर कुछ खरपतवार डाल रहे थे तो हमें यह पता था कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। इस बात का नॉलेज था, पर हमारा यह इरादा नहीं था उसे जान से मारने का। ठीक है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उसे जान से मारने का। पर जब हम उसे, वो आया और उसकी जान चली गई। जब वो गड्ढे में गिर गया, एक गड्ढा है उसमें गिर गया, उसकी जान चली गई, तो इस प्रकार के हत्या को गैर इरादतन हत्या माना जाएगा, यानी कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 100 में है, और इसकी सजा जो है भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 105 में बताया गया है, जिसमें आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास और जुर्माना, या दोनों हो सकता है, या कारावास या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और कल्पेबल होमोसाइड को ही डिफाइन करता है, यानी इसके सजा को ही डिफाइन करता है सेक्शन 102। सेक्शन 102 जो है वो मर्डर के जो 5 अपवाद दिए गए हैं उनकी सजा को बताता है। जो मर्डर के अपवाद हैं, जैसे कि समानता, न क्या समानता के बोल रहे हैं, झगड़ा से, ना किसी को झगड़ा से, या क्या बोलें, प्राइवेट डिफेंस के द्वारा किसी को जान से मार देते हैं, तो ये मर्डर नहीं कहलाता। अगर किसी को प्राइवेट डिफेंस में किसी को जान से मार देते हैं और वो अपराध के श्रेणी में आता है, ना तो मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमोसाइड हो जाती है, जिसकी सजा 102 में दर्शाया गया है।
इसमें 10 साल का जेल और 10 साल का जेल, आजीवन कारावास या जुर्माना, या कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं हत्या क्या है ना। हत्या, जब हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में हत्या को परिभाषित किया गया है, इसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को हम किसी व्यक्ति को पूरी तैयारी से उसकी जान से मारने के इरादे से उस पे वार करते हैं और उसकी जान भी चली जाती है ना। हमारा इंटेंशन होता है कि इसे हम जान से मारेंगे, हम पूरी तैयारी से उस पर प्रहार करते हैं, उसकी जान चली जाती है, तो इस प्रकार का अपराध हत्या कहलाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर दोबारा समझा देता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी को मारने का प्रयास करता है ना, किसी को मारने की तैयारी बनाता है और वो तैयारी बनाता है, उसका यह आशय होता है कि हम इसे आज जान से मार देंगे। ठीक है, इस प्रकार का आशय रखते हुए अगर वो अपराध करता है और उस व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसने जानबूझकर हत्या की है, यह हत्या के श्रेणी में आता है। जब जानबूझकर या इरादे से ना, आपका इंटेंशन हो और नॉलेज भी हो, क्या इंटेंशन प्लस नॉलेज ना, आपका आशय भी हो और आपको ज्ञान भी हो कि अगर इस प्रकार का हम कार्य करते हैं तो इसमें उसकी जान जा सकती है, तो हत्या माना जाएगा। जैसे अगर हम किसी को मकान के ऊपर से धोस दिए ना, धक्का दे दिए और हम ये सोच के गए थे कि उसे चल रहे हैं, उसे धक्का देंगे जिससे वो गिरेगा, उसकी जान चली जाएगी, ये हत्या है, ना कि कल्पेबल होमोसाइड ना। ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, मर्डर की श्रेणी में आता है। इसकी सजा का प्रावधान सेक्शन 103 में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार सेक्शन 109 जो है वो भी मर्डर के ही श्रेणी में आता है। वह 109 क्या है ना, आत्महत्या। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है अपनी शरीर की क्षति पहुंचाने के लिए और अपनी जान को देने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जो आत्महत्या की श्रेणी में आता है, तो उसे आत्महत्या माना जाएगा। और आत्महत्या को सेक्शन 109 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर आपका ये हो गया कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। आपका 105, 102 और 100 क्लियर, 101, 103, 109 क्लियर। ठीक, अब देखते हैं ये क्या है, संगठित अपराध क्या है ना। संगठित अपराध ऐसा अपराध जो संगठनों या समूहों के द्वारा बार बार किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना या किसी व्यक्ति को डर दिखाना या उससे प्रॉफिट लेना ना। अगर इस इंटेंशन से कोई अपराध किया जाता है तो संगठित अपराध के श्रेणी में आता है। जैसे बैंक में जाकर ना, बैंक में 5 या 5 से अधिक लोग एक समूह जाकर, 5 या 5 से अधिक नहीं बोल सकते, कोई भी समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकते हैं। समूह में कितने भी लोग हो सकते हैं ना, जाकर बैंक में चोरी करते हैं तो क्या है, जब चोरी करते हैं वो संगठित अपराध है। जब वह चोरी किस प्रकार का अपराध है? संगठित अपराध है। अब देखो, छोटे मोटे और संगठित अपराध। संगठित अपराध जैसे किसी को डर यानी मार पीट कर डायरेक्ट गए और जो वहाँ वॉचमैन खड़ा तो उसे मारे और चोरी करके चले आए, ये संगठित अपराध है। अब छोटे मोटे संगठित अपराध क्या होते हैं? छोटे मोटे संगठित अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो जैसे 2-4 लोग मिलके किसी को रास्ते में खड़ी करके कुछ सामान छीन लिए ना, बिना डर के, ये छोटे मोटे संगठित अपराध में आते हैं। इसे देखो, थोड़ा हमारा क्लियर नहीं है, हम आपको समझा दिए, पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ना, एक बार आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा संगठित और छोटे मोटे संगठित अपराध ना। इसके बाद मॉब लिंचिंग क्या है? ठीक, मॉब लिंचिंग क्या है?
जब किसी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर मारते हैं तो मॉब लिंचिंग का अपराध माना जाता है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 ना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के खंड 2 में और 117 के खंड 4 में इसे बताया गया है। ठीक है, इसमें सजा का प्रावधान भी है। 103 के खंड 2 में के तहत ना, 103 के खंड 2 के तहत जो अपराध किया गया है उसके लिए सजा का प्रावधान है कि इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है, या कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है, या मृत्युदंड भी हो सकता है। पर जो 117 के खंड 4 में बताया गया है उसमें बताया गया है कि 10 साल का कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, कारावास प्लस जुर्माना। ठीक, ये है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का सेक्शन भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए चोट या गंभीर चोट, जिसे कहते हैं उपहति और घोर उपहति। आपको अगर उपहति कोई कहे समझ में नहीं आता, पर उसी को चोट कोई कह दे तो एकदम डायरेक्टली समझ में आता है कि चोट पहुंचाना, और घोर उपहति ज्यादा चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना। ठीक है, उपहति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 में परिभाषित किया गया है, और जो घोर उपहति है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 में ना परिभाषित किया गया है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा 115 क्या है? 115 स्वेच्छा से उपहति है। अगर हमारी इच्छा से अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है, अगर हम उसे जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को हम बोले कि आप ये बॉल मारो, वो बोला नहीं आपको लग जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि लग जाएगी तो लगने दो, और वो मारा, हमें ज्यादा लग गया, कट गया, तो स्वेच्छा से उपहति है, वो 114 के अंतर्गत आता है, 115 के अंतर्गत आता है। जो स्वेच्छा से उपहति है वो 115 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो स्वेच्छा से घोर उपहति है, यानी जो स्वेच्छा से घोर उपहति है वो 117 में आता है। जो गंभीर यानी घोर उपहति है, गंभीर चोट है, वो 116 में आता है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। हाँ, मोटा बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, कोई हम टॉपिक क्लियर नहीं करा रहे हैं किसी का। ठीक है, पर हाँ, इससे देखकर और एक बार अपने से प्रश्नों को जो लिख रहे हो उसे रिवीजन कर लोगे तो हमारा ये कहना है कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपहरण क्या होता है। अपहरण क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 137 में अपहरण और व्यापहरण को 137 138 में बताया गया है। देख लीजिए, 137 से शायद है। अपहरण क्या होता है? जब नाबालिगों को ना उनके बिना गार्जियन के कंसेंट के ना बहला फुसलाकर उन्हें घर से दूर किसी अन्य स्थान पे ले जाया जाता है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, तो इस प्रकार का अपराध अपहरण कहलाता है। अपहरण का अपराध होता है जैसे कोई 16 साल से कम आयु के लड़के या 15 साल से कम आयु की लड़की को, ठीक, 16 साल से कम आयु के लड़के को और 15 वर्ष से कम आयु की लड़की को अगर कोई बहला फुसलाकर घर से दूर ले जाता है बिना गार्जियन के कंसेंट के, तो ये अपहरण का अपराधी माना जाएगा। जैसे कोई लड़का है जो जिसकी एज 16 साल से कम है, ठीक है, कोई लड़का है जिसकी एज 16 साल से कम है, उसे बहला फुसलाकर आप उससे उसके जानकारी से दूर ले गए और उसकी स्वतंत्रता छीन लिए, यह अपहरण कहलाता है। व्यापहरण क्या होता है व्यापहरण क्या होता है? चलिए व्यापहरण जानते हैं। व्यापहरण क्या होता है? जब आप किसी वयस्क को जो वयस्क को या
वयस्क की यानी किसी व्यक्ति को, वयस्क क्या कहें, एंड नाबालिग अलग हो गए, किसी व्यक्ति अलग है। व्यक्ति जब आए तो वयस्क और बूढ़े सब आ जाएंगे इसमें ना। तो किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को डर से ना, किसी व्यक्ति को डर दिखाकर, है फियर दिखाकर, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे ले जाते हो। क्या था, हाँ, किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध ना, किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध डर दिखाकर, धमकी देकर ना, उसे उसके एरिया से दूर ले जाते हो और उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हो। इस प्रकार का अगर अपराध आप करते हो तो व्यापहरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, दो लोग मिल के गए, उसे बंदूक दिखाकर कार में बैठाकर लेकर चले गए, तो यह अपराध व्यापहरण कहलाता है। अपहरण नाबालिग के साथ होता है और व्यापहरण व्यक्तियों के साथ होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपहरण और व्यापहरण में अंतर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका है चोरी। चोरी किसे कहते हैं? क्या चोरी किसे कहते हैं? जो चोरी है भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 103 में परिभाषित है। जब किसी व्यक्ति की जंगम संपत्ति ना, अचल संपत्ति या अचल संपत्ति या तो चल संपत्ति या अचल संपत्ति, संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर नहीं सॉरी, जब किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति बिना उसकी सहमति से ना, बिना उसके कंसेंट के, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे दूर करते हो, वह चोरी मानी जाती है। क्या? बिना उसकी सहमति, बिना उसके जानकारी के, बिना उसकी सहमति के अगर किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति उससे दूर ले जाते हो तो चोरी मानी जाती है। ठीक है, यह भारतीय न्याय संहिता की 103 में परिभाषित है। अब डकैती क्या है? डकैती 5 या 5 से अधिक लोग ना, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी को डर दिखाकर ना, अगर कोई सामान लेते हैं तो लूट माना जाता है। डर दिखाते हैं और डर दिखाकर उसे क्षति पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार की हानि या अपराध डकैती मानी जाती है। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति को क्षति का डर दिखाते हैं, क्षति का भय दिखाकर, या क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, शारीरिक क्षति का भय दिखाते हैं या क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्षति का भय दिखाकर कोई सामान्य, कोई संपत्ति उससे दूर ले जाते हैं, तो इस प्रकार की जो अपराध होता है वो डकैती के श्रेणी में आता है। लूट क्या है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ना चोरी करते हैं ना, जब चोरी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की जाती है तो लूट बन जाता है। क्या? जब चोरी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो वही चोरी लूट में बदल जाती है। और जब लूट में फेयर आ जाता है, डर आ जाता है, तो डकैती में बदल जाता है। देखो तीनों कंसेप्ट कितना समान है। चोरी हो गया ना, चोरी बिना कंसेंट के, बिना कंसेंट के, ठीक है, चोरी जो होता है बिना कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के, उसके इच्छा के विरुद्ध, बिना उसके जानकारी के ना, उसकी संपत्ति को उससे दूर ले जाया जाता है ना, तो वह चोरी है। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति बिना उसके सहमति के उससे दूर ले जाया जाता है तो उसे सहमति कहते हैं, सॉरी, बिना सहमति के अगर इस प्रकार का अपराध करते हैं तो उसे चोरी कहते हैं। ठीक है, अब रही बात लूट की, तो वही लूट अगर 5 व्यक्तियों द्वारा या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो वह लूट बन जाता है। ठीक, लूट में सहमति हो यह जरूरी नहीं है। ठीक, सहमति हो या न हो,
सहमति हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, इसमें ये जरूरी नहीं है। सहमति तो नहीं होती, पर इसमें छिपा कर नहीं, उससे छिपाया नहीं जाता, बिना उसके जानकारी के नहीं, उसे दिखाकर लूट होती है। जैसे 5 लोग पहुंचे किसी बैंक में, डायरेक्ट सारा पैसा लेकर चले आए, वो डकैती नहीं, लूट है। अगर वही 5 लोग जाकर मार पीट कर पैसा लेकर छीन कर आते हैं तो लूट चोरी, सॉरी, वह लूट डकैती बन जाती है। यानी चोरी जो है, जो चोरी है उसमें 5 लोग या 5 से अधिक लोग मिल जाते हैं तो लूट हो जाता है, सीधी सीधी बात। ठीक, जो 5 लोग मिलकर अगर चोरी करते हैं तो लूट बन जाता है। और वही लूट में जब फियर आ जाता है, डर आ जाता है, तो वही डकैती बन जाती है। ठीक है। अब रेस्टी क्या है? ठीक है, रेस्टी क्या है? जब किसी संपत्ति नहीं, जब किसी व्यक्ति के संपत्ति की हानि करते हैं ना, जब किसी व्यक्ति के संपत्ति या संपत्ति की हानि करते हैं और उस संपत्ति की वैल्यू यानी उपयोगिता कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? रेस्टी। ठीक है। रेस्टी को भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 324 में परिभाषित किया गया। कहाँ? 324। रेस्टी को, यानी जो रेस्टी नहीं समझ में आया तो आपको बता दे, शरारत। क्या? जैसे शरारत बस जानते हो ना, इसमें उस व्यक्ति का लाभ नहीं हो, अपराधी का लाभ ना हो, पर मालिक की क्षति होनी चाहिए। रेस्टी जो है इसमें मालिक का क्षति होना आवश्यक है, पर इसमें जो अपराधी है उसका लाभ न हो, ये रेस्टी की आवश्यक तत्व है। रेस्टी कहे तो नहीं समझ में आता, जब शरारत कहो, जैसे शरारत बस किसी के घर में आग लगा दिए ना, जब आग लगा दिए तो घर जल गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी उपयोगिता कम हो गई। बस रेस्टी यानी शरारत वही है कि संपत्ति की उपयोगिता को कम करना ही शरारत या रेस्टी है, संपत्ति की उपयोगिता को कम करना। ठीक है। ठीक। अब आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए कि कब उपहति घोर उपहति में बदल जाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, उपहति कब घोर उपहति में बदल जाती है? पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो सुन लीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कहें कि आप क्वेश्चन बता दिए सर पर आंसर इसका नहीं दिए। तो जो उपहति है वो घोर उपहति में कब बदलती है ना? उपहति ऐसा चोट जो ना, सॉरी, उपहति कब घोर उपहति में बदल जाती है? उपहति वो होता है जो मानव को चोट पहुंचाया जाए ना, जो चोट पहुंचता है, जो शारीरिक चोट पहुंचता है, उसी को उपहति कहते हैं, चोट को उपहति कहते हैं। कब उपहति घोर उपहति? जब किसी व्यक्ति के द्वारा ना, किसी व्यक्ति को जब ऐसी शारीरिक पीड़ा पहुंचाया जाता है जब वह अपने नैतिक कार्यों को करने के लिए असमर्थ होता है तथा अपनी दिनचर्या के कार्यों को करने में भी असमर्थ होता है, नित्य कार्य को करने में भी असमर्थ होता है, वो अपने नित्य कार्यों को करने में भी असमर्थ होता है, और वो बेड पर जो पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा को 20 दिन से ऊपर, 20 दिन या 20 दिन से ऊपर लगातार झेलता है। तो इस प्रकार की जो पीड़ा वो झेलता है, जो उपहति इस प्रकार की वो झेलता है, वो घोर उपहति में बदल जाती है, उसे घोर उपहति की श्रेणी में माना जाता है। पहले अगर वो चोट पहुंची है यानी शारीरिक पीड़ा हुआ है, ऐसा कोई, देखो घोर उपहति कब होती है? या तो किसी का हाथ टूट जाए, घोड़ा टूट जाए, आँख फूट जाए ना, यानी कोई विशेष प्रकार का चोट पहुंचे तो वह उपहति घोर उपहति होती है। पर जब उपहति हुई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल चोट था, पर वो बदलकर घोर उपहति का रूप ले लेता। कभी कभी उपहति बदलकर घोर उपहति का रूप ले लेता है। जैसे आपको चोट लगी और वह चोट कुछ दिन बाद सड़ने लगा, सड़कर एक दिन ऐसा आया कि हाथ को ही काटना पड़ा, तो उपहति जो है घोर उपहति में बदल गई। ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए क्योंकि आपका पेपर है और पेपर को हल्के में न लीजिए। बीएनएस का पेपर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा, दुष्प्रेरणा भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो नया सिलेबस है वो तो हम बता दिए। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है पुराने सिलेबस को फिर से पूछ ले या फिर से दोहरा दे, तो ऐसे में हम स्टूडेंटों का लग भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि लगे। आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए और लगातार, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 12 से 1 बजे तक लगातार नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सभी लोग पढ़िए और सुबह में उठ के 5 बजे से 6 बजे तक रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद 6:30 बजे निकलिए, 7:30 बजे कॉलेज पहुंचकर 8 बजे सेंटर में जाकर आप एग्ज़ाम दे दीजिए। इसके बाद आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, यही हमारा सोच है और यही हमारा आशीर्वाद भी है। सभी का अच्छा हो, उसके साथ हमारा भी अच्छा हो। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।